चालू करते हैं वाटर रिसोर्सेज। एक ही शॉर्ट में पूरा चैप्टर करा दूंगा, मैप पॉइंट सारा पूरा चैप्टर, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने। बहुत बहुत आसान चैप्टर है, प्रिपरेशंस में मजा आ रहा है। चलो चालू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे क्लास को, बहुत वेट कर लिया है। देखो इस पूरे चैप्टर के अंदर मैं आप लोग को बता दूं, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं चैप्टर के अंदर। पहला है वाटर रिसोर्स चैप्टर के अंदर कि भाई इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर क्या है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर तुम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि सर वाटर ही है जो हमारे लिए लाइफ में बहुत ज्यादा क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए। ठीक है, हमारे सर्वाइवल के लिए अगर सबसे ज्यादा अगर हमारे लिए कोई एसेंशियल चीज है तो वो क्या है, वाटर है। ठीक है, इकोलॉजिकल बैलेंस, पूरी इकोलॉजिकल पूरी इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए बहुत ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट है, वो क्या है आपका वाटर। आप लोग को पता है 70% से ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर क्या है, वाटर। और अगर मैं अर्थ पे भी बात करूं तो अर्थ 70% से ज्यादा किससे कंपेयर कवर हो रखी है, वाटर से। सर जब अर्थ 70% से ज्यादा वाटर से कवर हो रखी है तो सारा चैप्टर ही खत्म हो गया, भाई वाटर खूब है, खूब नहाओ, खूब धो, खूब धो लो। नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं वाटर इज अ रिसोर्स। वाटर रिन्यूएबल भी है ना, बार बार रिन्यू हो जाता है। बहुत आप बोल रहे हो 70% से ज्यादा अर्थ जो है वो वाटर से कवर है, बट फिर भी वाटर को पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट क्यों भाई? कुछ ना कुछ तो होगा इसमें मुद्दे की बात, वरना ये बात तो आप लोगों ने बचपन से पढ़ी है, वाटर हमारे लिए बहुत एसेंशियल है, पानी पीने का काम आता है, हमारी लाइफ का सर्वाइवल इस बिना नहीं हो सकता। बहुत सारा इकोसिस्टम वाटर की गोद में पलता है, जैसे बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स और बहुत सारी चीजें वाटर से हमारे को मिलती है। तो इस चैप्टर में ऐसा इंपॉर्टेंट क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं वाटर स्कैरिसिटी। सर एक तरफ तो आप बोल रहे हो वाटर बहुत सारा है और दूसरी तरफ बोल रहे हो वाटर स्कैरिसिटी है, ये क्या डबल गेम बात कर रहे हो? तो अभी बताता हूं वाटर स्कैरिसिटी के रीजन क्या है, व्हाट आर द कॉजेज एंड व्हाट आर द इंपैक्ट्स ऑफ द वाटर स्कैरिसिटी। और वाटर स्कैरिसिटी क्यों बोल रहा हूं, जब मैं बोल रहा हूं कि 70% से ज्यादा अर्थ पानी से बनी हुई है तो वाटर की कमी ही क्यों है। ठीक है, और जब कमी है तो अगला टॉपिक आप लोग को मैं बताऊंगा कि वाटर को कैसे हम लोगों को कंजर्वेशन करना चाहिए, हाउ शुड वी प्रोटेक्ट आवर वाटर। ठीक है, तो कंजर्वेशन के 2 तरीके कौन कौन से हैं और यहां से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। चलिए आइए, आसान चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो 70% से ज्यादा हमारी जो वाटर है, तो देखो 70% से ज्यादा हमारी अर्थ पानी से कवर है, फिर भी हमारे यहाँ पे वाटर की स्कैरिसिटी है। देन व्हाई डू वी हैव वी से देयर इज अ वाटर स्कैरिसिटी, व्हाई, व्हाट आर द रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो भैया रीजन बहुत सिंपल सा है। रीजन है वाटर स्कैरिसिटी का, दो रीजन है, एक है क्वांटिटेटिव रीजन और दूसरा है क्वालिटेटिव। जब मैं बात कर रहा हूं क्वांटिटेटिव रीजन, तो भैया अर्थ पे 70% से ज्यादा वाटर है, लेकिन अगर मैं बात करूं ड्रिंकेबल वाटर की, अगर मैं बात करूं किसकी बेटा, ड्रिंकेबल वाटर की, अगर कितना पानी है जो पीने लायक है, तो इट इज वेरी लेस। अगर मैं बोलूं अर्थ का 3/4 एरिया, हमारे अर्थ का बेटा कितना एरिया, 3/4 से ज्यादा एरिया जो है वो किससे कवर है, मोर देन 3/4 और अराउंड 3/4 एरिया जो है वो वाटर से कवर है। बट स्टिल उसमें जो ड्रिंकेबल वाटर है, जो पीने का पानी है, वो बहुत ज्यादा क्या है, कम है। पहली बात तो उसकी क्वांटिटी बहुत कम है, और दूसरी बात जो क्वांटिटी कम है ऑलरेडी, उसकी भी क्वालिटी में बहुत ज्यादा इश्यूज है। मतलब पहले ड्रिंकिंग वाटर बहुत कम है और जो वो वाटर ड्रिंकिंग वाटर वाला है उसकी भी क्वालिटी हर जगह पर अच्छी नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये क्रिएट करती है वाटर स्कैरिसिटी। ये प्रॉब्लम क्या क्रिएट करती है बेटा, वाटर स्कैरिसिटी। चलो अब तुम लोग मेरे को बताओ कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं पानी की कमी होने के। फटाफट कमेंट करो 1 मिनट के अंदर, व्हाट आर द रीजंस जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि वाटर स्कैरिसिटी है। फटाफट से कमेंट करके बताओ मेरे को। आ जाओ, समझ में आ गया। आधे से ज्यादा हो, नहीं तो क्लासेस पता नहीं क्लास में प्रेजेंट कैसे हो कैसे नहीं हो, समझ नहीं आ रहा है। चलो तो देखो वाटर स्कैरिसिटी के जो रीजन है ना, ये 2 हैं, एक है क्वांटिटेटिव, दूसरा है क्वालिटी। हमारे यहाँ पे जो वाटर की क्वांटिटी, पहली बात तो वो वाटर की क्वांटिटी बहुत कम है, और वो क्वांटिटी जो है उसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। उसके बाद में भी क्या है, क्वांटिटी की क्या है, डिमांड बहुत ज्यादा है। क्यों बहुत ज्यादा है? पहले एक तो फ्रेश वाटर बहुत कम है, उसके बाद में डिमांड बहुत ज्यादा है, क्वांटिटी डिमांड बहुत ज्यादा है। क्वांटिटी डिमांड ज्यादा क्यों है? इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रखा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, अगर मैं बात करूं पूरे वर्ल्ड के अंदर जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ रही है, तो इंडस्ट्री की डिमांड फॉर वाटर भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। बिकॉज इंडस्ट्री जो है वाटर का कंजम्पशन क्या करती है, ज्यादा करते हैं। तुम बोल रहे होंगे वाटर तो रिन्यूएबल रिसोर्स है सर, वापस बारिश आएगी, वापस आ जाएगा। तो भैया जिस फॉर्म में वो रिन्यू हो रहा है, जिस फॉर्म में वो दोबारा रिसाइकिल हो रहा है, उससे ज्यादा
कंजम्पशन हो रहा है। भैया वाटर बनने में एक दिन का प्रोसेस नहीं है, उसको रिसाइकिल होने में, एक चेन में वापस आने में टाइम लगता है। लेकिन जितनी तेजी से, मान लेते हैं कि अगर अगर मैंने बोला 10 बाल्टी पानी की बन रही है तो तुम लोग 50 बाल्टी पानी की कंज्यूम कर रहे हो। तो दिस इज द रीजन कि भैया इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से वाटर स्कैरिसिटी बढ़ती जा रही है। अगला रीजन है ड्यू टू अर्बनाइजेशन। जैसे जैसे शहर बढ़ रहे हैं, शहर बन रहे हैं, तो भैया शहरों के अंदर पानी जो है, शहरों में जो पानी है, पुराने टाइम पर पानी पीने के काम आता था, नहाने के काम आता था, नहाने के लिए भी एक बाल्टी और धोने के लिए एक मग्गा, समझ गए तुम लोग बात। लेकिन अब क्या है, तुम एक बार फ्लश करके आते हो, 10 लीटर की बाल्टी ढोल के आ जाते हो। बात समझ में आ रही है? अब तुम लोग वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हो तो वहां पर एक ही बाल्टी में सारे कपड़े नहीं, एक टब होता है बड़ा सा वॉशिंग मशीन के अंदर, जिसके अंदर कम से कम 50 लीटर पानी आराम से एक बार की वॉशिंग में धुल जाता है। वहीं पर तुम लोग जब नहाते हो तो तुम एक बाल्टी से नहीं नहा रहे हो, तुम शावर से नहा रहे हो। शावर से नहा रहे हो, अगेन तुम वेस्ट ऑफ वाटर कर रहे हो। तुम अर्बनाइजेशन के नाम पे जब गाड़ी लेके आ रहे हो तो गाड़ी को किससे धो रहे हो? पाइप लगा करके धो रहे हो। बाल्टी लेकर के कोई नहीं धोता है, पाइप से धोते हैं स्प्रे मार के, तो पानी और ज्यादा वेस्ट होता है। तो ड्यू टू अर्बनाइजेशन भी पानी क्या हो रहा है? वेस्ट। और ड्यू टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा बढ़ने से पानी की डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब एग्रीकल्चर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। तो पॉपुलेशन जब बढ़ रही है तो पॉपुलेशन खुद भी बहुत सारा कंज्यूम करेगी, ज्यादा पिएगी, ज्यादा नहाएगी, ज्यादा धोएगी। बात समझ में आ रही है? तो ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑल्सो वाटर इज गोइंग थ्रू द वेरी 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 स्कार्सिटी। बात समझ में आ रही है? तो धीरे धीरे वाटर का रिसोर्स क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। तो पहला तो है क्वांटिटेटिव रीजन, और दूसरा जो आता है वो है क्वालिटेटिव रीजन। अब दूसरी बात, जो हमारे पास में वाटर है वो ऑलरेडी क्वालिटी उसकी अप्रोप्रिएट नहीं है, हर वाटर पीने लायक नहीं है, और उसके बाद में भी हम लोग क्या कर रहे हैं? वाटर को क्या कर रहे हैं? डेटरॉइड कर रहे हैं। वाटर को हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? खराब कर रहे हैं। अब हम वाटर को कैसे खराब कर रहे हैं, इस बात को समझते हैं। हाउ वी आर डिस्ट्रॉइंग द वाटर। पहली चीज ड्यू टू एग्रीकल्चर। आप एग्रीकल्चर में जो बहुत सारे पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हो एक्सेस में, वो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज जब पानी में जा रहे हैं, जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर जब रिवर्स में जाकर के मिल रहे हैं, तो जो रिवर का पानी पीने लायक है, वो पेस्टिसाइड्स और ये फर्टिलाइजर्स की वजह से वो क्या हो रहा है? केमिकली अब्यूज हो गया और वो खराब हो रहा है। बात समझ में आ रही है? दूसरा है ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन से, कि इंडस्ट्री का जो वेस्ट है वो अनट्रीटेड, बिना ट्रीट करे जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो जाकर के नदियों में बहा दिए जा रहे हैं। तो उससे जो पानी है वो नदियों का आसपास का, वो क्या हो रहा है? वो और ज्यादा खराब हो रहा है। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो भी क्या कर रहा है? वाटर पॉल्यूशन का क्या कर रहा है? कॉज है, ठीक है। और उसके बाद में क्या? अर्बनाइजेशन, जो डोमेस्टिक वर्क की वजह से हम लोग जो पानी को गंदा कर रहे हैं, हम लोग साबुन लगाते हैं, हम साबुन का पानी है, सीवर लाइन का पानी है, जैसे हमारा सीवरेज वेस्ट है, तो बहुत सारे जगह पर आज भी जो सीवरेज वेस्ट है वो लोगों ने क्या कर रखा है? डायरेक्टली बिना ट्रीट करे उसको कहां पे फ्लो कर रखा है बेटा? उसको फ्लो कर रखा है रिवर के अंदर। उसको कहां पे फ्लो कर रखा है बेटा? इन द रिवर। दिस इज बिकॉज द क्वालिटी डिट्रॉयशन ऑफ द वाटर, और उसकी वजह से क्या क्रिएट हो रही है? वाटर स्कैरसिटी। तो ये बात समझ में आ रही है कि इस वजह से वाटर स्कैरसिटी हो रही है। तो इससे हो क्या क्या रहा है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो फूड सिक्योरिटी इंपैक्ट हो रही है, कि भैया अगर पानी नहीं होगा तो एग्रीकल्चर में कहां से जाएगा, और एग्रीकल्चर नहीं होगा तो फूड सिक्योरिटी कैसे इंश्योर होगी। दूसरा, बहुत सारे हेल्थ हैजार्ड हो रहे हैं। पानी गंदा होने की वजह से हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, जैसे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज, जैसे हमारे को डायरिया हो रहा है, पानी से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे जो हमारे बैक्टीरियाज हैं वो हमें पानी के थ्रू हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो रहे हैं। और तीसरा, हमारा इकोसिस्टम डिग्रेडेशन हो रहा है, हमारे प्लांट्स पानी की वजह से जल रहे हैं, बेकार पानी की वजह से एनिमल्स, हमारे फिशेज वगैरह जो है वो हमारी खराब हो रही है। ये सारे जो रीजंस हैं, ये जो सारे इंपैक्ट हैं, ये क्रिएट करते हैं कि नीड क्या करने की बेटा? वाटर को क्या करने की बेटा? वाटर को कंजर्व करने की। ये क्या नीड क्रिएट करते हैं? देयर इज अ नीड टू कंजर्व वाटर, देयर इज अ नीड टू कंजर्व द वाटर। जब नीड आती है कंजर्वेशन ऑफ द वाटर की, तो हम लोग पढ़ते हैं वेज टू कंजर्व द वाटर, कि क्या क्या तरीके हैं जिससे हमें पानी को क्या करना चाहिए बेटा? कंजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए। देयर आर मेनी वेज बाय विच वी कैन कंजर्व आवर वाटर। तो पहला जो वाटर कंजर्वेशन का तरीका है वो कौन सा है बेटा? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। दो तरीके वाटर कंजर्वेशन के मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। पहला तरीका तो हम लोगों का क्या है? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बना दो। और दूसरा तरीका जो हमारा पानी बचाने का है वो कौन सा है बेटा? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। पहला तरीका तो कौन सा है बेटा? हमारा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बना करके, और दूसरा तरीका हमारा कौन सा है बेटा? रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके। जब मैं बोल रहा हूं कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो हमारे हैं, ठीक है, मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या होते हैं बेटा? जैसे हमने डैम्स बना दिए। डैम्स क्या होता है? मतलब जैसे रिवर बह रही है, रिवर के आपने, रिवर को कोई ऑब्स्टिकल, मतलब रिवर के पानी को आपने जो ओशियन है उसमें मिलने से रोक दिया बाय पुटिंग सम ऑब्स्टिकल, ठीक है। तो वो जो ऑब्स्टिकल जो वहां पर जो पानी को रोकेगा, जो पानी रुकेगा, तो वो क्या बनेगा? डैम बन जाएगा, ठीक है। अभी मैं डैम को और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा,
ठीक है। रिजर्वर, रिजर्वर मतलब पानी के जो पुराने टाइम पर जो रिजर्वर बनाए जाते थे, कुएं वगैरह, वो लेक्स है ना, जो आर्टिफिशियल लेवल पे हम लोग लेक बनाते हैं, जैसे हमने भोपाल में लेक बना रखी है कि एक बड़ा सा खड्डा खोद के एक पानी को ला करके वहां पे इकट्ठा कर दिया गया, तो लेक भी हमारे लिए क्या है, एक रिजर्वर है। ठीक है। इम्बैकमेंट, इम्बैकमेंट्स क्या होते हैं बेटा, कि जैसे मतलब कोई पानी बह रहा है, वहां पर आपने मिट्टी की कोई दीवार वार बना करके पानी को रोक दिया, जैसे गाँव वगैरह में हम लोग जनरली रोकते हैं बहते हुए पानी को। ठीक है। इम्बैकमेंट, कैनाल्स बना करके, ये सब जो है वो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल भोपाल लेक जो है ना, टैंक्स बने हुए हैं कहाँ पे, हौसखास। हौसखास कहाँ पे जगह है, हौसखास इन दिल्ली। ठीक है। तो दिल्ली के अंदर हौसखास के अंदर जो टैंक्स बने हुए हैं वो पानी के लिए। लेकिन आज के टाइम पर जो सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं वो क्या बनाए जाते हैं, मल्टीपर्पज के नाम पर डैम्स बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, डैम्स। डैम्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन द इंडिया। और नेहरू जी इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल के गए थे कि डैम्स आर द मॉडर्न टेम्पल ऑफ इंडिया। क्या बोल के गए थे वो, कि ये मॉडर्न टेम्पल है, ये पूजने वाली जगह है। डैम्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं डैम्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो उससे पहले हम ये समझते हैं डैम होता क्या है। उससे पहले हम क्या समझते हैं, डैम होता क्या है। ठीक है। देखो डैम एक तरीका है, जैसे देखो, जैसे नदी बह रही है, नदी के अराउंड में, नदी बहते हुए में क्या करा, एक ऐसे दीवार बना दी, और जैसे दीवार बनाई तो वहां पर वो आकर के सारा पानी क्या हुआ, एक जगह इकट्ठा हो गया। तो ये जो रिजर्वर बना है ना, ये पानी इकट्ठा होने से जो रिजर्वर बना है, इस रिजर्वर को बोलेंगे डैम। इस रिजर्वर को क्या बोलेंगे, डैम। और ये क्या है, ये जो दीवार है, ऑलमोस्ट लोग सोचते हैं दीवार बनाना डैम बनाना होता है, नहीं। जो रिजर्वर फॉर्म होता है डैम मतलब दीवार बनाने से, उस रिजर्वर को हम बोलते हैं डैम। और ये डैम बना किस वजह से, ही दीवार में ऑब्स्टिकल लगा दिया, तो जो पानी बह के जा रहा था, बह नहीं पा रहा, अब ये रुक गया है, इसको स्टॉप कर दिया गया है बाय ऑब्स्टिकल, बाय प्लेसिंग ऑब्स्टिकल। और उससे जो रिजर्वर बना, जो स्टोरेज बना, उसको हम क्या बोलते हैं, डैम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डैम बोलते हैं। तो डैम की डेफिनेशन देखो, डैम इज द बैरियर अक्रॉस द फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ द वाटर ऑफन क्रिएटिंग आर रिजर्वर। और जनरली वो क्या बनाता है, रिजर्वर। जो रिजर्वर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली डैम बोलते हैं। जो रिजर्वर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डैम बोलते हैं। अब डैम बनाने के मतलब पानी को रोकने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं, तो उसी के बेसिस पे दो तरह के डैम्स होते हैं। एक तो कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है, और ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। ठीक है। अगर मटेरियल यूज हो रहा है लकड़ी से, मतलब आप लोगों ने पानी को रोका है लकड़ी का कुछ बना करके, मतलब लकड़ी की दीवार बना के अगर पानी रोका है, तो आप उसे टिम्बर डैम बोलोगे। यहीं पर अगर आपने नेचुरल सामान लिया है, मतलब मिट्टी को, मिट्टी की दीवार बना के, भाई अगर मान लो कोई पानी बह रहा है और अगर आपने इसे मिट्टी की दीवार खड़ी कर दी, तो भी तो पानी रुक जाएगा। वो बात अलग है कि मिट्टी की दीवार बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होती तो गिर जाएगी, इम्बैकमेंट बोलते हैं उसको। ठीक है। क्या बोलते हैं, इम्बैकमेंट। जैसे गांव वगैरह के अंदर जाओगे तो बहुत सारा मिट्टी का ढेर लगा के पानी के ढेर को रोक दिया जाता है, लेकिन कभी पानी का फ्लो ज्यादा हो जाता है तो वो मिट्टी को तोड़ के निकल जाता है। तो ऐसा जो तरीका होता है उसको हम बोलते हैं इम्बैकमेंट बनाना। क्या बनाना, इम्बैकमेंट। तो इम्बैकमेंट डैम्स होते हैं। और फिर आता है मैसोनरी डैम। मैसोनरी डैम्स ये वाले जो किससे बनाए गए हैं, किससे बनाए गए हैं, जो कंक्रीट से, है ना, आयरन का यूज करके प्रॉपर, जिसके अंदर चारकोल वगैरह डाल करके बनाया गया, मतलब मजबूत दीवार है, वो वाला जो पार्ट है वो क्या होता है, मैसनरी डैम। ठीक है। अब हाइट के अकॉर्डिंग कई तरह के होते हैं। अगर छोटी हाइट का है तो लो, मीडियम है तो, और हाई डैम मतलब जो बड़े बड़े डैम से जिनकी हाइट्स बहुत बड़ी बड़ी है और उन्होंने रिजर्वर्स क्रिएट किए। बात समझ में आ रही है। तो डैम्स क्या होते हैं ये बात आपको समझ में आ गई। लेकिन जब डैम्स बनाते हैं, डैम्स बनाया कहां जाता है, अक्रॉस द फ्लोइंग वाटर, की बहता हुआ जो पानी है उसके अक्रॉस में हम लोग क्या बनाते हैं बेटा, अक्रॉस द फ्लोइंग वाटर वी क्रिएटेड द डैम। और ये जब डैम बनाते हैं तो उसके दो चीजें होती है, एक एडवांटेज और दूसरा डिसएडवांटेज। तो पहले हम लोग देखते हैं डैम्स के एडवांटेज क्या क्या है, हमारे को क्या देख क्या देखने वाले हम लोग, डैम्स के हमारे पास में क्या क्या एडवांटेज है। तो भैया डैम का सबसे पहला एडवांटेज अगर मैं बोलूं तो सबसे पहला जो डैम का एडवांटेज है, डैम का एडवांटेज है हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम करता है। क्या करता है बेटा, इट यूज फॉर द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, इट यूज फॉर द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है मैं एग्जांपल पे समझाता हूं। जैसे यहाँ पर ये पानी रुका हुआ है, अब जब पानी को एकदम से छोड़ा जाता है, जब पानी को एकदम से छोड़ा जाता है तो वहां पे जब लगा देते हैं लोग नीचे टरबाइन, और जब जैसे पानी उस पर गिरता है फ्लो से, टरबाइन जैसे ही घूमता है, टरबाइन जैसे ही घूमता है वहां पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है। वैसे वहां पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। यस। तो काव्या दीदी क्लास छोड़ के चालू करके मत जाया करो, मैं भी इतनी देर से बोल रहा था, कमेंट्स में बताओ आप लोग। काव्या तो आप क्लास में थे नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में क्या काम में आता है,
डैम बहुत ज्यादा यूज आता है। उसके बाद में वाटर किस में यूज आता है? फॉर द डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज में, कि भैया जब डैम बनाया है तो डैम से दूसरा जो डैम का यूज एडवांटेज है वो क्या है कि जो भी पानी आपने स्टोर किया है वो दो जगह पर नीड सेटिस्फाई कर रहा है, तो इंडस्ट्री की और दूसरी डोमेस्टिक पर्पस की। तो जब वो इंडस्ट्री की आपको पानी सप्लाई कर रहा है तो उससे क्या हो रहा है? इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। और जब वो घरों को, शहरों में जब पानी मिल रहा है डैम की वजह से, तो उससे अर्बन इकोनॉमी बहुत ज्यादा ग्रो हो रही है, शहर में ग्रोथ हो रही है, शहरों में मकान बन पा रहे हैं, शहरों में मॉल बन पा रहे हैं, शहरों में मॉल बन पा रहे हैं, तो लोगों को इकोनॉमी मिल रही है। ठीक है। दूसरा, जो डैम्स होते हैं वो क्या हेल्प करते हैं? इनलैंड नेविगेशन में भी क्या कर रहे हैं डैम्स? क्या कर रहे हैं बेटा? हेल्प कर रहे हैं। अब इनलैंड नेविगेशन मतलब क्या होता है? इनलैंड नेविगेशन क्या होता है बेटा? कि भैया जैसे आपने पानी कहीं पर स्टोर किया है, एक जगह से लेकर के बहुत बड़ी सी जगह में अगर आपने पानी स्टोर किया तो वहां पे आप बोट चलाओगे, वहां से वहां तक आप सामान भेज सकते हो। तो जो वाटर अगर आप जो डैम जब बनाते हो तो डैम बनाने की वजह से आप लोग क्या कर पाते हो बेटा? डैम बनाने की वजह से आप क्या कर पाते हो? इनलैंड नेविगेशन करते हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आप पाते हो। जब पानी एक तरफ स्थिर होता है तो आप बोट चला करके उसमें जा सकते हो। दूसरा क्या है? वहां पे आप फिश ब्रीडिंग कर सकते हो, आप फिश को पैदा करवा सकते हो। ठीक है। मछली पालन कर सकते हो, क्योंकि पानी की जगह स्टोर है तो आप फिश ब्रीडिंग कर सकते हो। लेकिन अब जैसे मैं आपको बताऊंगा, इस फिश ब्रीडिंग के कुछ डिसएडवांटेज है। यहाँ नेचुरली फिश ग्रो नहीं हो रही, तो वो मूवमेंट नहीं कर पा रही, फ्रेश वाटर की फिशेस नहीं मिल रही, तो वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है। ठीक है। तो फिश ब्रीडिंग यहाँ पर आप लोग करवा सकते हो ऑल्दो। ठीक है। दूसरा, जब आप पानी को रोक रहे हो, जब आप पानी को क्या कर रहे हो बेटा? रोक रहे हो, ऑब्स्टिकल लगा के। भाई नदी का पानी, अब नदियों में पानी कब बढ़ जाता है? नदियों में पानी तब बढ़ जाता है जब बारिश होती है। अब अगर आपने उस पानी को स्टोर कर रखा है, रोक रखा है, तो होगा क्या? वो नदी का पानी एकदम से कहीं पे जाएगा नहीं। जब एकदम से कहीं पे जाएगा नहीं तो उस वजह से क्या हो जाएगा? एक लेवल पे हम लोग क्या कर सकते हैं? फ्लड कंट्रोल कर सकते हैं। एक लेवल पे हम लोग क्या कर सकते हैं? फ्लड कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मैं यहीं पे आपको एक बात बताता हूं, एक लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो डैम्स में जो आपने जहाँ पे दीवार बनाई है, जहाँ पानी स्टोर करना है, अगर उसका लेवल भी बहुत ज्यादा क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है। अगर वो बढ़ गया तो फिर क्या करना पड़ता है? डैम के गेट खोलने पड़ते हैं और वाटर को नेचुरली फ्लो होने देना पड़ता है। और जब आप नेचुरली फ्लो होने देते हो डैम का गेट खोल के, तो डैम में से पानी एकदम से निकलता है। और जब एकदम से निकलता है तो भी उस कारण से भी क्या हो जाता है? पहले इनिशियल लेवल पे तो हम फ्लड कंट्रोल कर रहे थे, उस वजह से फिर फ्लड ज्यादा आ जाता है। ठीक है। तो ये फ्लड कंट्रोल करने में काम आता है, लेकिन अभी मैं आपके इसके डिसएडवांटेज में बताऊंगा, ये फ्लड का कारण भी होता है खुद। ठीक है। तो एक लेवल तक तो ये पानी को, भाई हो क्या रहा है? चाहे सपोज यहाँ से रिवर आ रही है, आपने पानी को यहाँ पे रोक लिया, लेकिन सपोज पानी यहाँ पहुंच गया, इस जगह फोटो में दिख रहा है आप लोग को। अगर पानी यहाँ पहुंच गया तो हमारे को क्या करना पड़ेगा? डैम के गेट खोलने पड़ेंगे ताकि पानी आगे चला जाए। जैसे आप डैम के गेट खोलोगे तो उस जगह पर जहाँ पे पानी खुलेगा तो एकदम से पानी जाएगा। और जब एकदम से पानी जाएगा, जब एकदम से वाटर फ्लो होगा, तो क्या होगा? इस वजह से फ्लड आ जाएगा कंट्रोल होने के साथ साथ। ठीक है। और यहाँ पर रिक्रिएशन किया जा सकता है। तो अब देखो फॉर एग्जाम्पल कि कौन कौन से डैम्स हम लोगों ने बनाए हैं। जैसे सरदार सरोवर है ना, नर्मदा रिवर पर जो नर्मदा डैम है, तहरी डैम है, बहुत सारे डैम्स हम लोगों ने बनाए हैं। ये भी मैं आपको मैप पॉइंट्स के अंदर बताऊंगा कहाँ कहाँ पे हम लोगों ने डैम्स बनाए। इस चैप्टर से मैप पॉइंट्स आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के मैप पॉइंट। ठीक है। तो डिसएडवांटेज क्या है? लेकिन ये जो डैम्स है ना, इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज है। डैम्स के, स्पेशली मैं डैम्स की बोल रहा हूँ क्योंकि मल्टीपर्पज के नाम पे डैम्स ही बनाए जाते हैं। ठीक है। तो ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स है ना, इसके बहुत ज्यादा एडवांटेज हैं। हमेशा इसके मतलब बहुत सारे एडवांटेज हैं तो बहुत सारे डिसएडवांटेज है। तो अब इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है? पहला डिसएडवांटेज सुनो, जब आप रिवर का पानी जो नेचुरली फ्लो हो रहा है, जब आप नेचुरली फ्लो होने वाले रिवर के पानी को रोक दोगे, तो जब आप उसका नेचुरल फ्लो रोकोगे, अब हो क्या रहा है? जब रिवर नेचुरली फ्लो हो रही है तो अपने साथ बहुत सारे कंकर पत्थर लेकर के आ रही है। जब आपने उसको फ्लो को रोक दिया, नेचुरल फ्लो को एक जगह इकट्ठा कर दिया, तो उसके जो पत्थर कंकर ये जो सब लाए हैं वो क्या होंगे? वहां पर नीचे जाकर के क्या हो जाएंगे? सेटल हो जाएंगे। जब वो नेचुरली फ्लो हो रही थी तो वो आपने, अब जब नेचुरली फ्लो हो रही थी तो उसके पास स्पीड थी, पानी के पास, पानी लेके आ रहा था, मान लो मिट्टी लेके आई तो मिट्टी को ले जाके आगे ले जाएगी। ठीक है। और वो आगे ले जाके जो मिट्टी फॉर्म होगी वही आगे आके प्लेन्स का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है। लेकिन जब आपने उसका नेचुरल फ्लो रोक दिया तो जब वो जो मिट्टी जा रही है, तो जब वो पानी जा रहा है तो जो उसमें मिट्टी है वो नीचे क्या हो रही है बेटा?
सेटल डाउन हो रही है। तो इस वजह से हो क्या रहा है, जब आप नेचुरल फ्लो वाटर का रोक देते हो डैम्स बना के, तो वहां सेडिमेंटेशन बहुत इंक्रीज हो रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है? सेडिमेंटेशन। तो देखो इफेक्ट ऑफ द नेचुरल फ्लो ऑफ द रिवर क्या हो रहा है, कॉजिंग पुअर सेडिमेंटन फ्लो। जो सेडिमेंट से वो फ्लो नहीं हो पा रहे पानी के साथ, वो क्या हो रहे हैं, नीचे सेटल डाउन हो रहे। एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम। तो जहां पर भी डैम्स बनाया जा रहा है वहां पर वो क्या हो रहा है, जो रिवर जो अपने साथ में जो भी पत्थर वगैरह लाती है वो वहां पे आकर के जो पानी को आप स्टोर रखते हो, बिना हिलाए थोड़े दिन रोकोगे तो नीचे नीचे क्या होते जाएंगे, सेटल होते जाएंगे। जनरली तो वो रिवर के साथ बहते हुए जा रहे थे, लेकिन अगर आपने उसको अनडिस्टर्बली छोड़ा तो मिट्टी क्या होगी, नीचे जाके सेटल हो जाएगी और पत्थर सेटल हो जाएंगे। तो सेडिमेंटेशन बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, हाई हो रहा है। पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, जहां पर भी डैम बनाया जाता है वहां पे बहुत सारे एरिया को क्या करना पड़ता है, आसपास के लोगों को खाली करना पड़ता है। तो बहुत सारी ह्यूज पॉपुलेशन को वहां से क्या करना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है। उनकी जो लैंड, जो फर्टाइल लैंड थी, वो फर्टाइल लैंड क्या करनी पड़ रही है, छीननी पड़ रही है। दूसरा डिसएडवांटेज है। दूसरा, माइग्रेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। माइग्रेशन किसका, जो भी नेचुरल एनिमल वहां पर है पानी के अंदर, जो भी एक्वेटिक एनिमल है वो माइग्रेट नहीं कर पाने, क्योंकि वो पानी एक जगह स्टोर कर दिया है, तो वो माइग्रेट नहीं कर पाने। वो वाटर के फ्लो से ऐसे माइग्रेट कर जाते थे, वो माइग्रेट नहीं कर पा रहे। दूसरा, पुअर हैबिटेट मिल रहा है। जो एक्वेटिक जो स्पीसीज है उनके लिए प्रॉपर हैबिटेट नहीं है, उनको बहता पानी चाहिए था, अपने पानी को रोक दिया है। क्लाइमेट है ना, आप लोगों ने आर्टिफिशियली वो बनाया है। और इस कारण से और साथ साथ में क्या हो रहा है बेटा, बहुत सारे स्टेट्स के अंदर आपस में लड़ाई हो रही है। सपोज एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, महाराष्ट्र में कृष्णा गोदावरी रिवर बह रही है, ठीक है। वो कृष्णा गोदावरी का जो पानी है वो महाराष्ट्र से होते हुए कहां पर जाता था बेटा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। कहा जा रहा था, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम यहाँ डैम्स बनाएंगे, जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहाँ पे डैम बनाया, तो उसने क्या करा, जो भी रिवर का पानी आ रहा था उसको यहाँ क्या कर लिया, रोक लिया। यहाँ रोक करके खुद के महाराष्ट्र के लोगों को सप्लाई कर दिया। लेकिन उससे हुआ क्या, जब वो रिवर का जो पानी लेके आ रहे थे आपने स्टोर करके यहाँ यूज कर लिया, तो जब आप थोड़ा बहुत पानी यहाँ छोड़ोगे तो उसमें पानी का जो लेवल होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा वाटर का लेवल, बिकॉज आप लोगों ने यहीं पे स्टोर करके यूज कर लिया। आगे जाकर के पानी का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इस वजह से जो आपकी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है वहां पर पानी बहुत कम पहुंच रहा है, और इस वजह से उनका एग्रीकल्चर क्या नहीं हो पा रहा, फ्लरिश नहीं हो पा रहा। क्योंकि जो रिवर का नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर आ रहा था, इसको तो इन लोगों ने, महाराष्ट्र वालों ने डैम बना करके रोक लिया। तो डैम बनने की वजह से क्या होता है, बहुत सारे स्टेट्स के बीच में क्या हो रहा है बेटा, डिस्प्यूट अराइज हो रहा है। बहुत सारे स्टेट्स के बीच में क्या हो रहा है बेटा, डिस्प्यूट अराइज हो रहा है ड्यू टू द डैम्स, ठीक है। तो इस वजह से, और बहुत सारा नेचुरल फ्लो रिवर का रुक रहा है। इस वजह से आप देखोगे बहुत सारे ऐसे रिवॉल्ट चल रहे हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, कि नर्मदा रिवर पे जो डैम बना हुआ है उसके लिए लोगों का ये है कि भैया नर्मदा को बचाओ, वरना जो नर्मदा जो रिवर है उसका नेचुरल फ्लो डैम बनने से खत्म हो गया है। तहरी बचाओ, है ना, तहरी पर भी डैम है, तो तहरी रिवर के लिए भी जो आसपास के लोग बाग है वो आवाज उठा रहे हैं, वो चाहते हैं कि भैया डैम मत बनाओ, नेचुरल फ्लो वाटर का मत रोको। उस वजह से बहुत सारी एक्वेटिक लाइफ वाटर की जो मतलब वाटर जो लाता है अपने साथ में सेडिमेंटेशन, वो क्या करता है, बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल बनने का काम करता है। वो फर्टाइल सॉइल नहीं बन रही। बहुत सारे रीजन है। इस रीजन से लोग बाग क्या चाहते हैं कि डैम नहीं बनने चाहिए, बिकॉज डैम के बहुत सारे डिसएडवांटेज है। लोगों को बहुत लार्ज क्वांटिटी में क्या होना पड़ता है, डिस्प्लेस होना पड़ता है। जैसे नर्मदा रिवर पे जो डैम बना है, उस वजह से गुजरात के अंदर बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो वो कम्युनिटीज को तो उससे कोई फायदा नहीं हो, तो उन्होंने तो बहुत ज्यादा उसका क्या कर रखा है, बहुत ज्यादा क्या कर रखा है, उसका प्रोटेस्ट कर रखा है, ठीक है। तो इसी के ऊपर एक और, तो ये एक तरीका तो था मल्टीपर्पज डैम्स बनाकर के वाटर को रिजर्व करो। लेकिन वहीं पर बेटा दूसरा तरीका कौन सा है, दूसरा तरीका है बेटा रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने का। कौन सा तरीका है भैया, बारिश छम 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 जो पानी आ रहा है ना, इसको क्या कर लो भैया, आप स्टोर कर लो। क्या कर लो, स्टोर कर लो। बात समझ में आ रही है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अगला टॉपिक कौन सा आता है हमारा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हमारे को पानी जो बारिश का आ रहा है, बारिश का जो पानी आ रहा है ना, इसको कैसे बचाना, ठीक है। तो भैया जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारी है, बारिश के पानी को, तो आप लोग को बताता हूं, हिमालयाज में क्या कर लिया जाता है, कुल्स एंड गुल्स बना दिए जाते हैं। कुल्स एंड गुल्स मतलब कुछ नहीं है, नाम पे मत जाना, बस नाम याद कर लो। हिमालय में इनको कुल्स एंड गुल्स बोलते हैं। मतलब बारिश का जो भी पानी आता है, बड़ा सा जमीन में खड्डा करते हैं गोल सा, इनको बोलते हैं कुल्स एंड गुल्स इन हिमालय। कि पहाड़ों से ऐसे नीचे 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 थोड़ा सा ऐसे गड्ढा कर लेते हैं मिट्टी का, और इसमें पानी जो बारिश का जो भी आया उसको इकट्ठा करते हैं, उसको क्या बोलते हैं,
कुल्स एंड गुल्स। और यहीं पर अपने यहाँ पे राजस्थान में क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब जो अपनी छत पर जितना भी पानी आया है उसको छत के पानी को एक पाइप के थ्रू नीचे उतार के और जमीन में एक टैंक बनाते हैं और उसके अंदर क्या कर लेते हैं बेटा, स्टोर कर लेते हैं। रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग, रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग। तो राजस्थान में क्या बनाते हैं बेटा, अंडरग्राउंड टैंक बना लेते हैं, है ना, पानी का टैंक बनाते हैं। और वो पानी के टैंक में पानी यहाँ कहाँ से रहा है, पानी के टैंक में जो पानी आ रहा है वो पानी कहाँ से आ रहा है बेटा, छतों का जितना भी पानी है वो बह करके उस टैंक के अंदर बारिश के टाइम पे। तो आप लोग बाड़मेर बीकानेर से अगर कोई बच्चा होगा तो मेरी बात से रिलेट कर पा रहा होगा। करते क्या है, बाड़मेर बीकानेर वाले लोग जैसे ही बारिश होने वाली होती है ना तब अपनी छतों को साफ कर देते हैं एकदम, ठीक है। और जनरली अगर पहली बारिश आती है तो पहली बारिश के पानी से उसको धो देते हैं छत को, ठीक है। बाद में छत साफ हो गई, अब क्या करते हैं, वो जो छत का टैंक, जो पानी जितना भी बारिश का आ रहा है वो एक छत के पाइप में, एक पाइप से छत से नीचे उतरता है और नीचे उतर के कहाँ चला जाता है बेटा, एक टैंक बना हुआ है अर्थ के अंदर। आप लोग इमेजिन कर पा रहे हैं मेरी बात को, लोग मैं आपको बना के बता देता हूँ। जैसे ये मान लो ये छत है, छत पे सारा पानी इकट्ठा होकर के यहाँ एक पाइप के थ्रू, ये घर है और ये घर की छत है, घर की छत पे जो भी पानी गिर रहा है बारिश का वो इकट्ठा होके एक पाइप के थ्रू नीचे आ रहा है और नीचे यहाँ पे अर्थ में क्या बना हुआ, अंडरग्राउंड टैंक बना हुआ है। उस अंडरग्राउंड टैंक में आकर के वो क्या हो जाता है, सारा पानी स्टोर कर दिया जाता है। इसको टंकास बोलते हैं जनरली। तो जो बाड़मेर बीकानेर वगैरह में हमारे यहाँ पे टैंक्स के अंदर बहुत सारा पानी स्टोर किया जाता है, और ये पूरे साल भर पानी देने का, सप्लाई करने का काम हम लोग को करता है। इवन आप लोग को बताता हूँ, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने तो कंपलसरी कर दिया है कि सब लोगों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी ही करनी है, ठीक है। देखो कितना बढ़िया काम किया, ठीक है, कि वहां पे जिसके भी घर है सबको क्या करना जरूरी है, कंपलसरी है टू रेन वाटर हार्वेस्ट। कंपलसरी क्या है बेटा, रेन वाटर हार्वेस्ट। बात समझ में आ गई। उसके बाद में आता है इंड्यूशन चैनल्स इन द वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में क्या कर लिए जाते हैं बेटा, इन्यूडेशन चैनल्स बना दिए जाते हैं। मतलब ऐसे मिट्टी को ऐसे काट करके ऐसे 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 लहर जैसा बना दिया जाता है, इंड्यूशन बना दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि जो भी बारिश का पानी आ रहा है वो मिट्टी के अंदर ऐसे खेतों में इंड्यूशन चैनल बड़ी बड़ी ऐसे लाइन से ऐसे मिट्टी खोद देते हैं, नहर सी बना देते हैं, ठीक है। तो ये जो चैनल्स हैं ये वैसी ही होती है, ठीक है। हेलो सर, हेलो हेलो बेटा, हेलो, ठीक है। तो चैनल्स वेस्ट बंगाल्स में क्या कर देते हैं, चैनल्स बना देते हैं। और वहीं पर अगर आप लोग को मैं बोलूं मेघालय के अंदर, मेघालय में बहुत प्यारा सिस्टम है, ठीक है। मेघालय के अंदर क्या यूज किया जाता है बेटा, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। मेघालय में क्या यूज किया जाता है बेटा, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। वहां पे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में क्या होता है, बैम्बू के पाइप बना देते हैं जंगलों के अंदर। वहां पे जो पेड़ है, जंगलों में वहां पर जो पेड़ है, वो पेड़ से जो पानी होता है ना वो बैम्बूज में टपकता है, और बैम्बूज में टपकते 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 यहाँ पे आ जाता है। जैसे यहाँ पे मान लो आप लोग अपनी एनसीईआरटी में फोटो देखना, यहाँ वाटर डाइवर्जन कर रखा है, मतलब एक वो लगा रखा है कि यहाँ पे पानी चाहिए यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद में कट के फिर जो पानी यूज नहीं हुआ उसको जैसे ही बंद कर दिया, ये पानी कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा, आगे से आगे, आगे से आगे। मतलब बैम्बूज के थ्रू क्या होगा, जंगल से जो पानी है, जो जंगल में जो पेड़ों वेड़ों में जो वेस्ट चला जाता नदी के अंदर, मेघालय के अंदर वो लोगों के घर तक पहुंच रहा है थ्रू द बैम्बू चैनल सिस्टम। और अगर कहीं पे जरूरत होती है तो बैम्बू को ऊपर से, छत के ऊपर से पास कर देते हैं, ठीक है। इतना ब्यूटीफुल सिस्टम होता है। नहीं, अगर आप लोग को कभी देखने का मौका मिले तो बैम्बू इरिगेशन सिस्टम का वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है आज के टाइम, तो आप लोग वहां से उसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये इमेजिनेशन में बताना पॉसिबल नहीं है, बाकी आप फोटो से समझ पा रहे होंगे कि जनरली मैं बता रहा हूँ जंगल वगैरह से पानी ऐसा जो बूंद 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 पेड़ों से टपकता है, उसके थ्रू वो इस पाइप में आता है, पाइप से वो लोगों के घरों तक पहुंच जाता है। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग तरीका होता है मेघालय वगैरह में, ठीक है। अब यहाँ पे अगला जो टॉपिक आता है वो आता है इस चैप्टर में से आप लोगों को, तो इस चैप्टर में से आप लोगों को पूछा जा सकता है कि भैया मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स क्या है, डैम्स क्या है, डैम्स के एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहां पर होती है और कैसे कैसे होती है। उसके बाद में यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि भैया लेवल दिस मैप पॉइंट, या फिर डैम्स बताओ ये कहां कहां पर है, ठीक है। तो डैम्स में कौन कौन से हैं बेटा, सालल प्रोजेक्ट है, भाखड़ा नांगल डैम है, तहरी डैम है, नरुआ ऑटोमेटिक पावर स्टेशन है, सरदार सरोवर डैम है, हीराकुड है, ठीक है, नागार्जुन है और तुंगभद्रा। ये जो सारे पॉइंट्स है ये आप लोग को याद करने हैं। स्पेसिफिकली जो ज्योग्राफी का 2 नंबर का मैप आता है उसके अंदर पूरी प्रोबेबिलिटी, सॉरी 2 नंबर का नहीं 3 नंबर का,
पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है कि 1 नंबर का आप लोगों को, 1 से 2 नंबर का मैप आप लोगों को वाटर वाले चैप्टर से मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं जो बोल रहा हूं, सबसे पहला आप लोग का था सालल प्रोजेक्ट। ठीक है, ये जो जो पॉइंट्स मैंने आप लोग को बोले हैं, राणा प्रताप भी कर लेना, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। राणा प्रताप राजस्थान के अंदर है। ठीक है, तो राणा प्रताप डैम भी लगवा देंगे। ठीक है, आओ। देखो सालल प्रोजेक्ट कहां पर है आप लोग का? सालल प्रोजेक्ट है आप लोगों का जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर वाले पॉइंट के ऊपर, यहाँ बॉर्डर के ऊपर, ये आप लोग का सालल प्रोजेक्ट है। ठीक है, उसके बाद में भाखड़ा नांगल जो डैम है आप लोगों का, ये आप लोगों का पंजाब वाले एरिया के अंदर। ठीक है, राजस्थान के ऊपर ये जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश है ना, इसके इधर या बॉर्डर पर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे आप लोग का कौन सा है बेटा? भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। कौन सा है बेटा? भाखड़ा। उसके यहाँ पर आप ऊपर यहाँ से उतरोगे तो यहाँ कौन सा आपका? तहरी प्रोजेक्ट। ये कौन सा है बेटा आप लोग का? तहरी प्रोजेक्ट। ठीक है, हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम आप लोग देखोगे ये कहां पर है आप लोगों का? देखो ये आप लोगों का क्या है? वेस्ट बंगाल। और ये कौन सा है आपका? उड़ीसा। तो उड़ीसा के अंदर आपका कौन सा डैम है? हीराकुंड डैम। ठीक है, उड़ीसा। ये देखो इसको ऐसे याद कर लेना सीजन को, BOAT, BOAT। तो बोट के अंदर जो पानी है, पानी भैया ये पानी वाला साइड है, तो यहाँ वेस्ट बंगाल से अगर उतरते हैं तो यहाँ पे पानी वाली साइड पे क्या चलती है? बोट चलती है, वाटर बोट। और ये वाटर बोट जो है, ये वाटर बोट जो नीचे उतर रही है, तो इसके स्टेट्स को याद करना है। तो देखो ये वेस्ट बंगाल, बंगाल के पास से तो वेस्ट बंगाल, तो बी से हुआ बोट, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और, ठीक है,
ये तमिलनाडु। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, उड़ीसा के अंदर हीराकुंड और आंध्र प्रदेश में आपका नागार्जुन सागर, ठीक है। तो ये दो डैम आपके वेस्ट साइड में, ये तुंगभद्रा इस साइड में, ठीक है। महाराष्ट्र से निकल के, ठीक है, यहाँ पे कर्नाटका में आप लोग आते हो तो कर्नाटका में आप लोग का कौन सा है, तुंगभद्रा डैम। कौन सा डैम है, तुंगभद्रा, ठीक है। और सरदार सरोवर कहाँ पर है, सरदार सरोवर, ठीक है, सरदार सरोवर जहाँ स्टैचू भी है अभी बहुत बड़ा, ये कौन सा, गुजरात। राणा प्रताप कहाँ पर है आप लोगों का, राजस्थान के अंदर। ये वो वाले डैम से जो आप लोग को एनसीईआरटी में दे रखी है। इसका मतलब ये नहीं है कि डैम इतने ही है, कि डैम बहुत सारे हैं और रीजनल डैम्स भी बहुत हैं। जैसे राजस्थान के अंदर कौन सा है, बिसलपुर डैम, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। बहुत सारे रीजनल डैम्स भी छोटे छोटे हैं, लेकिन आप लोग को एनसीईआरटी में जो जो दे रखे, एक तो सालल प्रोजेक्ट, ठीक है, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, तहरी प्रोजेक्ट, ये राम प्रताप सागर है, सरदार सरोवर है, हीराकुंड है, नागार्जुन है और तुंगभद्रा है, ठीक है। होप सो आप लोग को ये मैप पॉइंट समझ में आ गए होंगे। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने मैप में मार्क करा दिए हैं। होप सो आप लोग अब इसको कंप्लीट कर लोगे। तो इतना सा चैप्टर था, मैंने बोला था बहुत बहुत छोटा चैप्टर है, मुश्किल से 20 मिनट का भी चैप्टर नहीं है, ठीक है। तो होप सो आप लोग को चैप्टर क्लियर होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। विश यू सक्सेस, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का चैप्टर कराने वाला हूं। एग्रीकल्चर में ऑलरेडी करा चुका हूं, नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों को कराने वाला हूं मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। तो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाले चैप्टर में मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहो, पढ़ते रहो और बहुत सारा पॉजिटिव अफर्मेशन देते रहो खुद को। विश यू सक्सेस, ठीक है। चलो टाटा, बाय बाय, सी यू।